नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती न्यूज लॉन्ड्री हिंदी की सालगिरह का दिन भी है। 6 साल पहले यहीं से हमारा सफर शुरू हुआ था। इस खास मौके पर हम आपके लिए कुछ बेहद खास सब्सक्रिप्शन के ऑफर लेकर आए हैं। हमारे 3 महीने, 6 महीने और सालाना सब्सक्रिप्शन की कीमतों पर इस समय 50% तक की छूट है। यह ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध होगा। एक बात और, हमें आपके समर्थन की और मदद की जरूरत है। इसके बिना हम ये शो या फिर इस तरह के तमाम और शो या हमारे रिपोर्टरों की खबरें आप तक नहीं पहुंचा सकते। उम्मीद है आप हमारी मदद करेंगे और हमारी जनहित की पत्रकारिता का हौसला मजबूत होगा। आज टिप्पणी का फॉर्मेट थोड़ा बदला हुआ है। धृतराज संजय संवाद बाद में आएगा। पहले खबर डेमोक्रेसी के मदर की। डेमोक्रेसी की मदर बहुत बीमार हैं क्योंकि हिपोक्रेसी के फादर ने चौतरफा हमला बोल दिया है। पूरा देश 2 अक्टूबर को गांधी जी की यौम पैदाइश का जश्न मनाकर आराम फरमा रहा था कि 3 अक्टूबर की अलसुबह पत्रकारों के ऊपर ऑल आउट हमला बोल दिया गया। देश को बताया गया कि देश में गांधीवाद 2 अक्टूबर को चलेगा। इसके बाद 364 दिन फांसीवाद चलेगा। न्यूज क्लिक से जुड़े तमाम पत्रकारों के घर 3 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने दबिश दी। उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जब्त कर लिए गए। कईयों को पुलिस अपने साथ ले गई। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने इस केस में यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले छापेमारी के समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन जब्त किए। दिल्ली पुलिस बड़े पैमाने पर न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर छापा मारने पहुंची। बताया जा रहा है कि इन छापों का संबंध न्यूज क्लिक के ऊपर 2 साल पहले पड़े इनकम टैक्स के छापों से है। लेकिन चौंकाने वाली बात दूसरी है। इन पत्रकारों पर छापा यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए डाला गया है। पहले आप उन सभी पत्रकारों के नाम जान लीजिए जिनके घरों पर पुलिस ने दबिश दी। इनके नाम हैं अनिंदेव चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, सुहेल हाशमी, परंजोय गुहा ठाकुरता, संजय रजौरा, डी रघुनंदन, गीता हरिहरन। इसके अलावा न्यूज क्लिक के एक रिपोर्टर को भी पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन उसके परिजन उसका नाम अभी उजागर नहीं करना चाहते। जिन लोगों के घरों में दिल्ली पुलिस पहुंची, उनका कहना है कि पुलिस के साथ सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद थे। यह एक नई शुरुआत है। न्यूज क्लिक के साथ सरकार की जो दुश्मनी है उसे न्यूज क्लिक तक ही रखा जाए, उसके प्रबंधन से हिसाब किताब मांगा जाए। न्यूज क्लिक को भी अपना पक्ष रखने के लिए पूरा अवसर मिलना चाहिए। अगर न्यूज क्लिक के कामकाज से किसी को दिक्कत है तो यह तय करने का जरिया इस देश की अदालतें हैं। वहां पर इसका फैसला न करके सरकारी एजेंसियों और पुलिस की ताकत का इस्तेमाल पूरे मीडिया में एक अदृश्य धमकी भेजने और भय का माहौल बनाने की कोशिश है। न्यूज क्लिक के एम्प्लॉय के तौर पर काम करने वाले पत्रकारों का क्या उसके अन्य कामकाज से कोई लेना देना हो सकता है? उनका उत्पीड़न क्यों? जाहिर है सरकार इन पत्रकारों को निशाना बनाकर सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों के भीतर डर का डंडा चला रही है। वह डर का एक उदाहरण पेश करना चाहती है। इससे पहले सरकार ने दैनिक भास्कर, भारत समाचार, बीबीसी, न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स के सर्वे भी करवाए थे। मकसद सरकारी मशीनरी के जंजाल में इन मीडिया संस्थानों को उलझा कर रखना है। फादर ऑफ हिपोक्रेसी अपने डैने फैला रहे हैं। इस फैले हुए डैने के नीचे अंधकार बढ़ता जा रहा है। यहाँ ताज़ा हवा और रोशनी लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी बीमार होती जा रही है। ऐसा ही जारी रहा तो वह दिन भी आएगा जब डैने के अंधकार में आप सब की बारी आएगी। जिस देश का मीडिया डरा हुआ होगा उस देश के नागरिक क्या ही सवाल पूछ पाएंगे। अब आप धृतराज संजय संवाद देखिए। माहौल बदलने लगा था। बरसात ठीक से नहीं हुई थी लेकिन सर्दियां दस्तक देने लगी थी। धूप का तीखापन कम होने लगा था। हस्तिनापुर में नए चुनावों की सगबगाहट होने लगी थी। कई दिनों तक दरबार से अनुपस्थित रहने के बाद धृतराष्ट्र ने आज हाजिरी दी थी। प्रजा और दरबारी दोनों खुश थे। धृतराष्ट्र सिंहासन पर जमे हुए थे। संजय को जोड़ने घटाने में मशगूल थे। भिष्टी घूम घूम कर लोगों को पानी पिला रहा था। थोड़ी देर की इधर उधर के बाद धृतराष्ट्र ने संजय से आर्यावर्त का हाल पूछ लिया। संजय को पहले से ही इस सवाल की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, सब एकदम कुशल मंगल है महाराज, बस एक छोटी सी उलझन है, लेकिन मामला नैतिकता का है, इसलिए चिंता नहीं करना है। धृतराष्ट्र ने पूछा, पर बात क्या है? संजय ने कहा, बीते हफ्ते डंकापति का नाम उनके एक शागिर्द ने रोशन किया था। अब डंकापति ने उसे इनाम दिया है। दरबार से अनुपस्थित होने के कारण धृतराष्ट्र को यह माजरा पता नहीं था, सो उन्होंने तफसील से बताने को कहा। संजय ने कहा, मैं इस वाले नवरत्न की बात कर रहा हूं महाराज, जिसने डंकापति की नाक ऊंची कर दी है। धृतराष्ट्र की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने भड़कते हुए कहा, कैसे कैसे नमूने पाल रखे हैं डंकापति ने।
संजय ने कहा, नमूने नहीं महाराज, नवरत्न हैं। इसलिए अब डंकापति ने फैसला किया है कि ऐसे प्रतिभाशाली नवरत्न को कुछ इनाम विनाम दिया जाए। सो उन्होंने इस शागिर्द को टोंक की रियासत सौंप दी है। संसद में अपशब्द कहने वाले सांसद जो है रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल उन्हें राजस्थान के टोंक में चुनाव के लिए बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। धृतराष्ट्र ने बुदबुदाया, मति मारी गई है। उनकी बुदबुदाहट डंकापति के एक चेले से टकरा गई। एक रमेश बिधूड़ी क्या टोंक गए, पूरे कांग्रेस में बेचैनी हो गई। एक रमेश बिधूड़ी क्या टोंक गए, पूरे कांग्रेस में बेचैनी हो गई। कपिल सिब्बल तक बोलने लगे और राहुल गांधी और बाकी जितने जयराम रमेश सबको ही बोलने लगे। तो बेचैनी कहां पे है, किसको है, वो सबको पता चलता है। यह सुनकर धृतराष्ट्र जोर से बोले, ये तो सीने पर तमगे की तरह टांक के घूम रहा है। खैर, ये सब तो रोज की कहानी है। फिर उन्होंने संजय से कहा, मैं जब से दरबार में आया हूँ देखता हूँ कि तुम कुछ जोड़ घटाने में लगे थे, क्या समस्या हो गई है? संजय ने कहा, सर ज़मीने हिंद को हाजिर नाजिर मानकर जो बताऊंगा सच बताऊंगा महाराज। आर्यावर्त के 40-50 हज़ार यूट्यूबर में त्राहिमाम मच गया है। रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है, सबको दुखदुखी लग गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। बेरोजगारी में दिन काट रहे यूट्यूबरों ने बड़ी मुश्किल से एक कोना खोजा था। किसी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इतना तगड़ा कंपटीशन अस्तित्व की तरह मुंह बाकर खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की तरह। संजय का यह एक आलाप धृतराष्ट्र के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, बुझनी मत बुझाओ, सीधे मुद्दे पर आओ। संजय ने बिना कुछ कहे एक वृत्त चित्र चला दिया। मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, अलग थोड़ा हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। संजय जारी रहे। जब से डंकापति ने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ घंटा दबाने का आह्वान किया है, तब से यूट्यूबरों की घंटी फेल हो गई है। धृतराष्ट्र तिलमिला उठे। डंकापति को हुआ क्या है? वो आर्यावर्त के वजीर आजम हैं या टुटपुजिए यूट्यूबर? उनकी हवस का कोई इलाज है संजय? संजय बस चुप रहे। धृतराष्ट्र फिर बोल पड़े। देश के 950 खबरिया चैनलों पर दिन रात अपनी चालीसा पढ़वाने के बाद भी उनको संतोष नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉस मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री 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 मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र 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 मोदी। संजय इस बार भी चुप रहे। धृतराष्ट्र को एहसास हो गया कि वो इमोशनल हो रहे हैं। उन्होंने खुद पर काबू किया और संजय से कुछ नया सुनाने को कहा। तब संजय ने जो सुनाया उसे सुनकर एक बार फिर से धृतराष्ट्र के जिस्म में वो बाँछें खिल गई जिन्हें कोई देख नहीं पाया। संजय ने कहा, डंकापति की ट्यूनिंग कुछ गड़बड़ा गई है महाराज। आलम यह है कि 4-5 सूबों के चुनाव आ रहे हैं और डंकापति ने इन सूबों के लंबरदारों के सामने ही उनकी कच्ची कर दी। धृतराष्ट्र ने पूछा, वो कैसे? संजय ने एक वृत्त चित्र चला दिया। हमारा एक ही नेता है, कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल को जीताना, कमल को जीताना, कमल को जीताना। डंकापति ने कहा, चेहरा भूल जाओ, उम्मीदवार भूल जाओ। गुप्तचरों की माने तो डंकापति के इस बयान के बाद उनके शागिर्दों की बत्ती गुल हो गई है। खासकर इन शागिर्दों की बत्ती ज्यादा गुल हुई है। खासकर इनके समर्थकों में सबसे ज्यादा गुस्सा है कि नीलकंठ मामा 20 साल से सूबे के लंबरदार हैं, 4 चुनावों में लगातार पार्टी को जिताया है और डंकापति सिर्फ 12 साल एक सूबे में बिताकर सीधे वजीर आजम हो गए। यहाँ 20 साल एड़ी घिसने वाले नीलकंठ मामा के लिए यह कह रहे हैं कि चेहरा भूल जाओ, उम्मीदवार भूल जाओ। कल को कहेंगे मध्य प्रदेश भूल जाओ। नीलकंठ मामा क्या झक मारेंगे? यह तो सीधे सीधे डंकापति ने इन तीनों की हार का आह्वान कर दिया है महाराज। धृतराष्ट्र से कुछ कहते न बना, ऊपर से डंकापति ने पिछले हफ्ते एक और कांड मध्य देश में कर दिया। धृतराष्ट्र की उत्सुकता थोड़ी और बढ़ी। उन्होंने तवज्जो दी। संजय ने एक वृत्त चित्र चला दिया। कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस भारत में कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस को इसलिए कांग्रेस ने वादा पूरा किया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकार तब कांग्रेस ने कुछ समय कांग्रेस नेताओं के लिए, और अब कांग्रेस का ठेका, कांग्रेस जमीन पर भी एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस
धृतराष्ट्र ने पूछा इसमें गलत क्या है। संजय ने कहा 20 साल से सूबे में डंकापति की पार्टी राज कर रही है। करीब 10 साल से डंकापति आर्यावर्त के अधिपति हैं। ऐसे में अगर 44 बार कांग्रेस का नाम लेंगे तो जनता पचाएगी कैसे महाराज। धृतराष्ट्र इस सवाल का कोई उत्तर देने की बजाय उठ खड़े हुए और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। खबरिया चैनलों पर इस हफ्ते फैक्ट भूषण अग्निहोत्री जी छाए रहे। Who said facts are facts? Who said facts are facts? इनकी नई फिल्म आई है वैक्सीन वॉर। चूंकि वॉर फिल्म के नाम में ही है तो युद्ध होना लाजमी था। चैनलों पर अग्निहोत्री जी लगातार युद्धरत नजर आए। फैक्ट चेकर्स के नाम पे हम लोगों ने फेक न्यूज बहुत फैलाई है इस देश में। ये पूरा ये पॉलिटिकल साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं मनगढ़ंत बात। जो रेड मनी है जो चाइना की तरफ से आता है और जो ग्रीन मनी है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आता है और उस पैसे से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को यूज किया जाता है वो अर्बन नक्सल्स हैं। कुछ मीडिया के लोग थे जिन्होंने फॉरेन वैक्सीन्स की लॉबिंग का काम जिम्मा अपने सर पे लिया था और उस सिलसिले में उन लोगों ने बहुत सारे फेक आर्टिकल्स लिख के पब्लिक में एक पैनिक क्रिएट करके एक डर पैदा किया। बिल्कुल लोग मर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको बताया गया राइट, वो जो था वो मेरे ख्याल से मौलिक और नैतिक रूप से गलत था। इन्होंने फिल्म बनाई। अब इनका कहना है कि चूंकि फिल्म बन गई है और देश से कोरोना खत्म हो चुका है, इसलिए जो भी गड़बड़ियां कोरोना की लहरों के दौरान हुई वह सब जायज थी और जो लोग उन गड़बड़ियों को उजागर कर रहे थे वो सब देश के अंदरूनी दुश्मन हैं। कोविड आया था तो वो एक वॉर सिचुएशन है। सिक्योरिटी जो है एक राष्ट्र की वो सिर्फ सीमा पे नहीं होती है, इंटरनल सिक्योरिटी भी एक चीज होती है और वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए तो वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला इंडिया में या WHO में। पूरा वर्ल्ड एक इमरजेंसी सिचुएशन में था और ऐसी हालत में राष्ट्र के हित में काम करना एक कॉमन सेंस की बात है। कोई भी बेवकूफ़ी होगा जो नहीं करेगा, पर उस वक्त कुछ लोगों ने उस इमरजेंसी सिचुएशन में देश की सिक्योरिटी को हर्ट करने के लिए, देश के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए फेक आर्टिकल्स लिख के देश में अशांति और अराजकता फैलाने का काम किया। लेकिन असल गंभीरता दिखाई सुधीर चौधरी ने। चौधरी ने अपनी आगामी भविष्य की सारी संभावनाएं एक इकलौते विवेक अग्निहोत्री के भीतर तलाश ली। बात यूं चली कि अग्निहोत्री की अगली प्रोपेगेंडा फिल्म क्या होगी। सुधीर की हार्दिक इच्छा थी कि अगली फिल्म मीडिया पर हो और उसका नाम G14 हो और उस फिल्म में सुधीर के लिए कुछ ठीक ठाक भूमिका भी लगे हाथ तय हो जाए। इसके लिए सुधीर चौधरी ने रिसर्च मटेरियल मुहैया करवाने का अग्रिम वादा भी कर डाला। तो जब भी आप इस पर बनाएं तो मुझसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा और हम जैसे लोगों से आप बात कीजिएगा। काफी रिसर्च हम भी आपको दे सकते हैं। सुधीर के लिए यह सोचना लाजमी है, खासकर ये वाली फिल्म आने के बाद तो और जरूरी हो गया है। कौन है देशद्रोही यहाँ पर? इस देश में कोई देशद्रोही नहीं है। हम जब भी चुप रहेंगे सत्य से भागते हुए रहेंगे। खैर, आप जरा सोचिए, प्रोपेगेंडा के लिए यह कितनी सुविधाजनक स्थिति है कि सुधीर चौधरी के शोध पर विवेक अग्निहोत्री फिल्म बनाए। उस फिल्म का नाम हो G14। इस तरह की रिसर्च सुधीर चौधरी के अलावा और कौन इकट्ठा कर सकता है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, चाहे कितना भी गरीब है, चाहे उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो उसे सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी नहीं देती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से है या फिर ईसाई है, जैन है या बौद्ध धर्म से है, तो इन लोगों को सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी मिली। एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डिकोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। अच्छा, सुधीर चौधरी पत्रकारिता की आड़ में जो करते हैं उसे विवेक अग्निहोत्री सार्वजनिक रूप से जाहिर करने में भी नहीं झिझकते। आप तारीफ करना बंद कर दीजिए आज से सरकार की, G14 में आपका नाम हट जाएगा। यानी दोनों को पता है कि बहिष्कार इनकी चापलूसी वाली प्रतिभा के कारण हुआ है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बात कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जाएगा, तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट NDTV इंडिया से है। यह कचरा प्रबंधन की एक दिलचस्प विधि से हमें अवगत करवाता है। बेंगलुरु के होसूर में स्थित स्वच्छ गृह कलिका केंद्र भारत का अपनी तरह का पहला थीम पार्क है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अनोखा और मौलिक रास्ता हमें दिखाता है। इससे शहरों के कचरे के बेहतर प्रबंधन का रास्ता मिलता है। हम अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को खाद बनाने की पूरी प्रक्रिया सिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनमें आत्मविश्वास जगाते हैं और जरूरत पड़ने पर इस प्रक्रिया को सीखने में उनकी मदद के उद्देश्य से उनके साथ पूरी तरह से शामिल होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि अपने प्रयासों से हम कचरे को खाद में तब्दील कर उसका रुख सकारात्मक दिशा में कर सकें, क्योंकि इसके लिए रसोई घरों के कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसा करके हम लैंडफिल्स का बोझ कम कर सकते हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।